के भी क्या उसने एनवायरमेंट से उठा लिया है उसको, यानी अर्जित करके आया है। सीखना भी गलत शब्द होगा, ठीक है ना। तो संप्रेषणात्मक अधिगम शिक्षण विधि जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में अगेन ट्रांसलेट करो, नहीं तो गड़बड़ होगी। कम्युनिकेशनल लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं CLT, और CLT ऐसा नहीं है सिर्फ मदर टंग में ही जो है, यहां पे सिर्फ मदर टंग ही सीखी जा सकती है CLT के माध्यम से, बल्कि हम दूसरी भाषा भी सिखाते हैं। इंग्लिश के लिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का अगर हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें बच्चों को संप्रेषण का मौका मिल रहा होगा। संप्रेषण क्या होता है? डिस्कशन, चर्चा। किस भाषा में? हिंदी में करोगे तो हिंदी सीख जाएंगे, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में सीख जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ये मातृभाषा की बात करता है CLT, समझ पा रहे हो? तो मातृभाषा सेंटर नहीं होती है CLT में, आप इंग्लिश भी सीख सकते हो CLT का यूज करके। CLT बोले तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि के बच्चे, जैसे आपने देखा होगा जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस होती हैं, बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, टूटी फूटी जैसी आ रही है, तो वो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि है एक तरह से। तो जरूरी नहीं कि वो मातृभाषा को सिखाने के लिए यूज हो, मातृभाषा तो बच्चा घर से सिखाएगा, उसके लिए CLT की क्या जरूरत है? कर उसमें भी सकते हो आप डिस्कशन, लेकिन यहां पे बात हो रही है कि प्रथम भाषा जो है केंद्र में होगी, दूसरी भाषा सिखाते हुए आपको ये समझना पड़ेगा इनडायरेक्टली। तो इसका जवाब सिर्फ एक बनेगा, वो है व्याकरण अनुवाद विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड या ओल्डेस्ट मेथड इसको कह देते हैं, GT मेथड कह देते हैं, GT रोड वाला नहीं। व्याकरण अनुवाद विधि जो है, जैसे हमने इंग्लिश को सीखा है, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, तो हम ग्रामर कैसे सीखते हैं? ग्रामर की जो बुक होती है उसके नियम हिंदी में होते हैं, और हम इंग्लिश के नियम पढ़ रहे होते हैं हिंदी में, या ट्रांसलेट करके करते हैं हम, है ना, ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश समझ रहे होते हैं कि अच्छा हमने एक लाइन इंग्लिश में पढ़ी, फिर मैं ट्रांसलेट करती हूँ जैसे हर क्वेश्चन को जनरली CDP क्लास में या बाकी क्लासेस में, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन है, यहां पे मदर टंग सेंटर में होती है। मातृभाषा में हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि में मदर टंग देखा जाए तो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। कार्य आधारित अधिगम होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी बच्चों को कोई एक्टिविटी, मछली जल की रानी है तो वो हाथों से मछली बना के दिखा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं बेसिकली। प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि में तो मदर टंग की जगह ही नहीं होती, यहां तो सेकंड लैंग्वेज में ही सिखाया जाता है, यानी इंग्लिश सिखा रहे हैं तो फाइन लगेगा अगर आप हिंदी बोलेंगे तो यहां तो मदर टंग की जगह ही नहीं होती। मदर टंग तो प्रोहिबिटेड होती है प्रत्यक्ष विधि में, यानी डायरेक्ट मेथड में। अब इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी में 0% डिफरेंस बचा है, तो आप लोग प्लीज इंग्लिश पेडागोजी की भी मैराथन देख लीजिए जो मैंने कराए हुए हैं, या हम करेंगे आगे। तो व्याकरण अनुवाद विधि। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखिएगा। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। एक बच्चा है जिसकी प्रथम भाषा का मतलब क्या होता है? मातृभाषा। जनरली या 99% ऑफ द केसेस में पहली भाषा आपकी मातृभाषा होती है, ठीक है ना, कि जो आपके घर में बोली जाती है। क्लियर है बात? अगर हम बात करें यहां चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, यानी वो बिहार का बच्चा होगा ऐसा हम मान रहे हैं, या भोजपुरी उसके घर में बोली जाती है तो उसकी मातृभाषा है। तमिलनाडु गया बच्चा, साउथ इंडिया में गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है, यानी उसने इंग्लिश सीखी या आती थी, व्हाटएवर, दूसरी भाषा इंग्लिश आती है उसको या सीखी है, और अब वो इंग्लिश में ही बात करता है, भोजपुरी का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है वहां भोजपुरी किसी को आती ही ना हो। ये वैसा ही है एकदम जैसे कोई व्यक्ति इंडिया से अमेरिका चला जाए, तो यहां वो हिंदी में बात करता था, लेकिन अमेरिका जाकर के उसका ज्यादातर काम जो है वो अंग्रेजी में ही है, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है, अंग्रेजी बोलता ही है, अंग्रेजी में ही सोचता है, ये सारी चीजें इंग्लिश में हो रही है। ऐसा ही यहां पे है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है? यानी जब द्वितीय भाषा जो सेकंड लैंग्वेज है आपकी नई, भाई सेकंड लैंग्वेज बाद में सीखी होगी ना, फर्स्ट के बाद ही सेकंड आएगा, भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है, यानी अब आप अपनी मदर टंग में ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, ज्यादा संप्रेषण आपका या जो बातचीत है वो आपकी दूसरी भाषा में हो रही है, तो क्या होगा? आप पहली भाषा को धीरे धीरे या तो भूलने लगते हैं या फिर उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, उसका प्लेस जो है साइड हो गया कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थिति को हम ऋणात्मक द्विभाषावाद कहते हैं, यानी इसको द्विभाषावाद नहीं कहेंगे। द्विभाषावाद तो होता है कि दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा होता बच्चा, कि घर में वो भोजपुरी बोलता है और क्लासरूम में वो इंग्लिश, या दोनों को मिक्स एंड मैच करता है। तो द्विभाषा का मतलब दो भाषाएं आती हैं बच्चे को और दो भाषाओं का इस्तेमाल भी कर रहा है। यहां पे अगर ये ऑप्शन में नहीं होता बी ऑप्शन, तब हम द्विभाषा के साथ जा सकते थे कि बच्चे को दो भाषाएं आती हैं। तो चारों ऑप्शन में से बेस्ट चूज करना है हमको, ठीक है ना। कोड स्विचिंग होता है, अभी एक क्वेश्चन आएगा उससे पहले मैं बता दूंगी तो आप फिर पकड़ जाएंगे आंसर। कोड स्विचिंग होता है जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाते हैं, है ना। एक कोड मिक्सिंग भी होता है, ये यहीं पे दिया हुआ है। कोड मिक्सिंग है जब आप कुछ वर्ड्स दूसरी भाषा के यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी किया, मैंने कहा कुछ वर्ड्स, कुछ हिंदी है, वर्ड्स जो है क्या है, इंग्लिश वर्ड है, और फिर से मैं हिंदी में आ गई, तो ये कोड मिक्सिंग है ना। कोड स्विचिंग क्या होता है, मैं हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में बोलना शुरू कर देती, वो कोड स्विचिंग हो जाता है, यानी भाषा चेंज कर दी मैंने।
लेकिन ये है ऋणात्मक द्विभाषावाद, क्योंकि आपने दूसरी भाषा सीखी और पहली भाषा का आपने इस्तेमाल बंद कर दिया, तो ये नेगेटिव कह लीजिए इसको आप, है ना, द्विभाषावाद, यानी दूसरी भाषा यूज नहीं हो रही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दीबाजी में हमको जवाब नहीं देना है, क्योंकि दूसरी भाषा ने स्थान ले लिया पहली भाषा का, आपको ये देखना पड़ेगा। तो अगर 20 साल बाद कोई अमेरिका से आ रहा है तो उसको मुश्किल होती है हिंदी में बात करने में कई बार, मतलब उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, 2 दिन लग जाएंगे शायद, ऐसा नहीं है वो भूल जाएगा, ठीक है ना, कि वो फ्लो, नेचुरल फ्लो जो है बच्चे का तमिलनाडु में जाकर के इंग्लिश में बन गया है, जबकि भोजपुरी उसको पहले आती थी। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से ऋणात्मक का मतलब माइनस हुई है कोई एक लैंग्वेज, तो ऋणात्मक द्विभाषावाद, यानी 2 भाषा उसको आती है लेकिन नेगेटिव हट गई है एक भाषा यूज में से, इसलिए ऋणात्मक द्विभाषावाद ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। बढ़िया से लाइक शेयर करते हुए मस्त एकदम खुशी के साथ जवाब देना है, समझना है चीजों को, ताकि एनर्जी बनी रहे, मेरी भी और आपकी भी, है ना। मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन है आजकल, लेकिन वो बन जाती है आपके साथ डिस्कशन करके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है, यानी समर्थन करता है किसका, पठन पूर्व गतिविधि। पठन पूर्व गतिविधि क्या होता है, जब हम पढ़ने से पहले, यानी बिफोर रीडिंग एक्टिविटी है एक, रीडिंग से प्री रीडिंग एक्टिविटी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, अब आप बच नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेट करके हिंदी पेडागोजी देने लग गए हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है, यानी प्री रीडिंग एक्टिविटी को क्या करता है, डिनोट करता है या उसकी तरफ इशारा करता है, कौन सा एक ऑप्शन, यानी जो एक्टिविटी रीडिंग से पहले हो। एक तो होती है प्री रीडिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है पोस्ट रीडिंग, और तीसरा होता है ड्यूरिंग रीडिंग, यानी रीडिंग जब चल रही हो। तो प्री रीडिंग यानी पूर्व पठन की बात हो रही है। पोस्ट पठन में हो सकता है आपको कोई अभ्यास कराने को दे दिया जाए, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए आपसे पाठ के बारे में, जो पाठ में आया हो उसके बारे में। तो शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण, देखिए सारांशीकरण होता है समराइज करना पोस्ट, यानी उत्तर पठन की बात होगी। जब पढ़ लिया है आपने चैप्टर तब तो सारांश बता पाएंगे। मूवी देख के ही तो आप एक स्टोरी बताते हो किसी को, बिना मूवी देखे कहां से सारांश बता दोगे, या बिना कहानी पढ़े कहां से सारांश बताओगे। तो ये तो हट गया, क्योंकि हमें पठन पूर्व चाहिए गतिविधि, पठन उत्तर पठन या जो भी है व्हाटएवर, मतलब पठन के बाद वाली नहीं चाहिए। यहां पे अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग, यानी पढ़ने से पहले प्रिडिक्शन एक चीज होती है जो प्री रीडिंग एक्टिविटी में आती है, कि आप अनुमान लगा रहे हैं उसके शीर्षक को देख के, कोई पिक्चर को देख के आइडिया लगा रहे हैं कि किस बारे में होगा, या टीचर आपसे कुछ शुरुआत में उस चैप्टर के आसपास के कुछ क्वेश्चन पूछे जिसका आपको बेसिक आइडिया हो, है ना, कि भाई आज हम बारिश के बारे में पढ़ेंगे, अच्छा तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा था, तुम घूमने गए थे, तो आज हम ट्रेवल पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले जब आप ये पाठ किस बारे में है, तो ये अनुमान लगाने से संबंधित कार्य, चाहे आप शीर्षक देख के यानी उसका टाइटल देख के अनुमान लगा रहे हो, पिक्चर देख के अनुमान लगा रहे हो, कई तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये बात सही है। व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, भाई चैप्टर पढ़ा नहीं है, उसमें आने वाले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को कहां से सीख जाएगा बच्चा, ये बाद में सिखाया जाएगा कि यहां पे ये शब्द संज्ञा का इस्तेमाल हुआ था जब ये स्टोरी चल रही थी। तो जैसे राम के बारे में कोई कहानी है तो राम इसमें संज्ञा है, ये बाद में आप बताते हैं या ड्यूरिंग बताते हैं, पहले नहीं बता देते चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये भी गड़बड़ हो गया। भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग, कि भाव क्या है किसी बात का, पढ़ के ही तो पता लगेगा। तो सिर्फ बी ऑप्शन है जो पठन पूर्व गतिविधि का हिस्सा है, कि अनुमान लगा रहे हैं आप चैप्टर के देख करके ऊपर से, या आपसे उसके आधार पे कुछ आपकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है कि उपचारात्मक शिक्षण को हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है जी। क्या होता है रेमेडियल टीचिंग, बताइए एक बार। देखिए एक चीज होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट, दूसरा होता है रेमेडियल टीचिंग। निदानात्मक शिक्षण के अंदर ही उपचारात्मक प्रक्रिया आती है। तो आप पोल में बताएंगे, मैडम सो गई थी, पोल बहुत स्लो लगा रही हो, है? लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ। देखो एक बार, खैर ये सब हम हंसी मजाक करते रहते हैं, थोड़ा आइस ब्रेकिंग कह लीजिए। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है, यानी रेमेडियल टीचिंग के बारे में, जो उपचार के रूप में दिया जाएगा, जब बच्चे को जहां समस्या आ रही है उसको ठीक करना उपचारात्मक है ना। कि आपको समझ नहीं आया दोबारा समझाया जा रहा है एक तरह से, या स्पेशल क्लास लगाई जा रही है, ये उपचारात्मक शिक्षण में आते हैं। तो प्रदर्शन या उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यानी जहां परफॉर्म करना है बच्चे को या और नंबर बढ़ सके उस चीज के लिए हेल्प दे रहे हैं आप। या फिर पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना। सहानुभूति होता है अरे मेरे बच्चे बहुत कमजोर हो तुम तो पढ़ाई में, मुझे बड़ी सिंपैथी है तुमसे, है ना, तुम में तो दिमाग ही नहीं है, मतलब इट्स लाइक कि सिंपैथी से काम कहां चलेगा, सहानुभूति से नहीं। एक तो सहानुभूति बेहतर होती है यानी एम्पैथी, और दूसरा सहानुभूति से क्या काम चलेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा, आपको बच्चे को मदद करनी पड़ेगी जहां दिक्कत है। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, ग्रेस मार्क्स नहीं। मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यही अब तो सही बच रहा है,
क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास होगा, ऐसा कुछ होगा कि जहां दिक्कत आ रही हो बच्चे को वहां आप उसको हेल्प कर रहे हैं, तो वही बात इसमें कही गई है इनडायरेक्टली। तो प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, यानी आगे, ये उस सेंस में कहा गया है कि आगे हेल्प मिले बच्चों को परफॉर्म करने में, या उपलब्धि मतलब जितना वो सीखा है उसमें और मदद मिल सके, यानी उपचार कर रहे हैं आप। तो ए ही ऑप्शन सही बचता है। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये नेगेटिव है, बट ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ के ही पता लगता है कि किस बारे में बात हो रही है। तो बाकी के 3 ऑप्शन तो एकदम खराब है। यहाँ पे सहानुभूति देना, अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों का मतलब होता है जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आते हैं, उन बच्चों पे ध्यान देना नहीं, जबकि उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए होता है जनरली जहां जिस बच्चे को दिक्कत आ रही होती है, किसी वजह से पीछे रह गए हैं, है ना, कहीं कहां समस्या है, उसके आधार पे आप रेमेडी दे रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं, स्पेशल क्लास लगा रहे हैं, वॉटेवर, या नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रदर्शन सुधार हेतु मदद दे रहे हैं आप बच्चे को। ए ऑप्शन ही यहां बेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अगेन आपके फेवरेट टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको डर लगता है, ये डर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। अभिकथन यानी स्टेटमेंट है और इसका रीजन है तर्क। देखना है क्या ये दोनों सही हैं, क्या दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। 3 स्टेप हैं, पहले ए सही है कि नहीं, आर सही है कि नहीं, फिर आर ए का रीजन है कि नहीं। ये 3 स्टेप हैं सिंपल इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है भाई, अभिकथन है या स्टेटमेंट है, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सह राजकीय भाषा है, यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। सह का मतलब है एसोसिएट, ये हम इंग्लिश पेडागोजी में पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, मैं हिंदी की मैराथन में भी ये बता चुकी हूं। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ऐसा नहीं पूछा हुआ है इस बार का क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि पहले तो हम वो क्वेश्चन करेंगे जो महत्वपूर्ण है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, हम इसको AOL कहते हैं, और ये किस एक्ट के अंदर आती है ये भी याद रखिएगा, ओला एक्ट है। ओला वो कैब वाली उबर ओला नहीं, ओला इज ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक्ट 1963 जिसमें बात हुई है, उसके आर्टिकल आई थिंक 363(2) में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है भारत की, यानी जिसको हम राजकीय भाषा कह सकते हैं। आर्टिकल 363 जो 1963 का आर्टिकल है 343A में, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको चेक कर लेना एक बार, 343A ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 343A में हिंदी को राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, और 343 के पैरा नंबर 2 में अंग्रेजी को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज AOL। कौन सा एक्ट है, एक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। ओला एक्ट के अंदर ये दोनों बातें कही गई हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसको राजकीय भाषा क्या कहेंगे, एक्ट को क्या कहते हैं भाई, अधिनियम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है, ये बात एकदम सही है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, फॉरेन लैंग्वेज नहीं, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना, तो ये बात तो गलत हो गई। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है ना। वो फिर जर्मन और वो सारी भाषाओं को हम एक बार को फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन, जब हमारे यहाँ के सारे राजकीय काम लगभग अगर आप देख रहे हैं तो वो हो रहे हैं अंग्रेजी में, तो ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो इसको फॉरेन नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, यानी नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। भाषा की विशेषताएं, पहला ही चैप्टर होता है भाषा क्या है, मैराथन में भी बताया हुआ है आपको, है ना। तो भाषा की विशेषता क्या नहीं है, भाषा सांकेतिक है, यानी संकेतों सिंबल्स पे चलती है। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है। भाषा स्थिर है, भाषा स्थिर नहीं हो सकती, भाषा परिवर्तनशील होती है। हर साल आप देखते हैं कि हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से इतने वर्ड हट गए, इतने वर्ड ऐड हो गए, है ना, या पहले इस शब्द को ये बोला जाता था, आज के समय में हम ये बोलते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे नए नए शब्द ऐड होते रहते हैं, भाषा के चलन में भी परिवर्तन होता रहता है ना। जैसे हम आज से शायद 20 साल पुरानी आप कोई मूवी उठा के देखिए, 20 तो कम हो जाएगा, 30 साल 35 साल पुरानी कोई मूवी उठा लीजिए पुराने जमाने की, और आज की मूवीज आप उठाइए, तो भाषा में परिवर्तन है। और इसी परिवर्तन को ज्यादा खतरनाक तरीके से दर्शा दिया था, कौन सी मूवी आई थी वो, रामायण के नाम पे मजाक, कौन सी मूवी थी, हाँ, तो जो भी थी जिसपे बड़ा बवाल हुआ था, तो लंका फलाने की, और ये वो जो डायलॉग थे, तो वो हम लोग जिन्होंने बचपन में वो वाली रामायण देखी है, हम सर पकड़ के बैठे थे, भाई साहब क्या चल रहा है, अब हंसे इस पे, रोएं इस पे, क्या करें, है ना, या तो उसको मजाक की तरह ले पाए। आदि पुरुष, एग्जैक्टली, हाँ। तो ये क्या है, भाषा समय के साथ बदल रही है, वो समय के साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश उन्होंने पूरी करी है कि समय के साथ बदल जाएं, है ना, कि आज के जमाने में जो मीम्स चल रहे हैं, जिस तरह से लोग बात करते हैं इंटरनेट पे, वो एकदम डिफरेंट है, आज से 30 साल पहले अलग थी, तो उसमें चेंज ले आए, ठीक है ना। तो वो चेंज कई बार खतरनाक हो जाता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक। तो भाषा स्थिर नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलती रहती है। तो ये बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही
गलत था, विशेषता नहीं है पूछा था हमसे। सही है बात या नहीं? ठीक है जी। भाषा सामाजिक है, हाँ बिल्कुल सोशल है। समाज समय के साथ बदलता है, भाषा भी बदलती है। भाषा व्यवस्थित है, हाँ एक स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज में। ठीक है जी। हाँ आदि पुरुष थी, समझ गए। मूवीज आपको भी सारी याद रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, इसका जवाब दीजिएगा। अभिकथन, अभिकथन क्या है? एक स्टेटमेंट पढ़िए, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। यानी हम हिंट दे रहे हैं ताकि बच्चे के जो पुराना ज्ञान है या जो उसने सीखा है वो रिवाइज हो सके। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है? हिंट दे सकते हो आप रिवीजन के लिए, जैसे अभी आपने आदि पुरुष के लिए मैंने हिंट दिया, आप समझ गए। ठीक, मुझे खुद नहीं याद आ रहा था तो मेरा भी रिवीजन हो गया। अब तर्क क्या है इसका, रीजन क्या है? पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। यानी पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से यदि हम प्रीवियस नॉलेज को क्या करेंगे, रिवाइज करा देंगे, तो विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता, यानी रिवीजन हो गया। आप जब कुछ नया सीख रहे होंगे तो हेल्प मिलेगी उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको जो ऑलरेडी सीखा था वो आपको रिवाइज हो गया। बात तो सही है, दोनों बातें सही है ना? व्याख्या भी हो रही है, सी के बारे में है, जो रीजन है वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। अगर हम बात करें यहां पर तो हम कह सकते हैं कि एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? भाई विधाएं हैं ना, बहुत सारी भाषा में होती ही हैं। निबंध है आपकी, चाहे वो रिपोर्ट है, पत्र है, आलेख है, जो भी आप कहना चाहें। NIOS वाले यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं क्या मैम प्लीज? इस पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी रवीना, इस पे उन्होंने अलग से चर्चा की नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो अलाउ नहीं करेंगे, है ना, NIOS को। बाकी लेट्स सी, मैं इस पे एक अलग से डिस्कशन करके थोड़ा सा उसमें समय और लगेगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी, मैं इस पर बना नहीं पाई हूँ। देखिएगा, कोई कह रहा है पैसा, हाँ भाई कोई परेशान होता है तो वो तरीका है ना, हाईलाइट हो जाता है कमेंट, तो देखिएगा डी ऑप्शन 30% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। बात हो रही है कि एक पाठ योजना बनाते समय, पाठ योजना क्या होती है? लेसन प्लानिंग, जिसको LPs कहते थे हम। जो टीचिंग ट्रेनिंग जिन्होंने थोड़ा रेगुलर की होगी उनको याद होगा, है ना? जिन्होंने हवा में की है उनको थोड़ा कम याद होगा, बट याद होगा, फाइल वाइल तो सबमिट हुई होंगी, है ना? तो जो लेसन प्लानिंग है यानी पाठ योजना है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य जिसको हम कह रहे हैं। तो उद्देश्य निश्चित क्या किया गया है? उद्देश्य निश्चित है कि यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे करना है। यानी कस्टमर है उनको क्या, तो पत्र के माध्यम से बात की जाएगी, तो आसान बात है ना? पत्र के माध्यम से ही बात की जाएगी। आलेख तो आर्टिकल हो सकता है और 70 चीजें, वर्णन, रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्योंकि बात क्या चल रही है, बातचीत की, संप्रेषण की बात चल रही है, सिर्फ एक तरफा बात नहीं है। तो पत्र एक तरफ से जाएगा, उधर से भी आएगा। रिपोर्ट तो एक तरफा हो जाती है बहुत हद तक, या हम उसको उस तरह से यूज नहीं करेंगे जिस तरह से हम यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है। रिपोर्ट अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है, चाहे हम आर्टिकल की भी बात करें तो न्यूज़पेपर वगैरह में हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे संप्रेषण की बात हो रही है। 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तो पत्र भेज सकते हैं और पत्र सामने से आएगा। वो होता नहीं था, आपको याद हो तो, कि हम पत्र लिखना सीखते थे कि इतनी प्रतियां भिजवा दीजिएगा, है ना, इस किताब की, तो वो सामने से रिप्लाई आएगा, फिर हम पत्र लेखन में यही पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। अब वो वीणा हो सकता है, गिटार हो सकता है, कुछ और हो सकता है, पियानो हो सकता है ना, हारमोनियम हो सकता है। तो ये क्या 4 वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिक के, जो देखने को कहा है फोटो में। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। यानी आपको 4 चित्र दिखाए कि ये गिटार है, ये वीणा है ना, ये तानपुरा है, ये क्या कहेंगे उसको, ढोलक कह लीजिए, या क्या होता है, तबला, ये तबला है। तो ऐसे 4 चित्र दिखाए और कहा कि चर्चा करो, डिस्कस करो कि तबले का यूज हम कहां कर रहे हैं, गिटार का यूज कहां करते हैं, क्यों करते हैं। इसका मतलब इन चारों में विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा, कहां कौन सी चीज यूज होती है। एकदम आसान है ये, तो इसमें कुछ नया नहीं बनाना, सृजित नहीं करना, कुछ नया थोड़ी क्रिएट करना है उनको, बस विश्लेषण करना है कि भैया एक रेस्टोरेंट में हो सकता है कि आपको गिटार बजाता हुआ दिखे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कोई हो सकता है कि आप जागरण में गए तो वहां हारमोनियम बजता हुआ नजर आए। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो वो एनालाइज करेंगे, है ना। कुछ नया नहीं क्रिएट करना। तर्क क्या देना है इसमें, तर्क तो ऑलरेडी ही लग जाएगा विश्लेषण में कि क्यों कहां यूज होता है, तो विश्लेषण में तर्क अपने आप आ जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन बेटर है। सिर्फ कल्पना करना भी शामिल नहीं होगा, ये दोनों ही ऑप्शन ए में अपने आप समाहित हैं। तो वो ऑप्शन बेटर है जो सबसे बेटर हो, या बाकियों को अपने अंदर समाहित कर ले, जो कि यहां ए था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, ये क्या कहता है भाई,
जब एकल भाषी वक्ता, यानी एक ही भाषा आती है, भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं, तो वे किसमें संलग्न हैं। जैसे अभी जब मैं पढ़ रही हूं तो मैं एक औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रही हूं, है ना, इसको प्रॉपर पढ़ रही हूं। अब मैं आपको मजाक मजाक में एग्जांपल जब मैंने दे रही थी वो आदि पुरुष वाला कि यार हम तो सर पकड़ के बैठ के, हम तो बचपन में दूसरी रामायण देखी थी, हो सकता है आजकल के बच्चे देखें तो उनको हंसी आए उस चीज पे, क्योंकि आज के समय में भाषा परिवर्तित हो चुकी है पहले से, है ना। अब जिसने देखा ही नहीं पहले का या पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो वो हो सकता है उसको नॉर्मल लगे वो चीज। तो अब इस चीज में क्या होगा, ये हम नॉर्मल इनफॉर्मल अनौपचारिक वे में चले गए, या मैं निशा से बात करने लगूं, या आपसे हंसी मजाक में, है ना, कुछ बात शुरू हो जाए, तो जो औपचारिक भाषा चल रही है उससे मैं अनौपचारिक में चली गई। तो अगर मैं अनौपचारिक में चली ही गई, वापस ही ना आऊं, या फिर मतलब औपचारिक से अनौपचारिक की तरफ चली गई, तो इसको क्या कहेंगे। देखिए, कोड मिक्सिंग तब होगा, कोड मिश्रण, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, कोड मिश्रण होता है जब आप बीच में कोई वर्ड यूज कर ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला, बीच में कोई वर्ड यूज कर ले रहे हैं, यानी हिंदी चल रही है, बीच में मैंने दूसरी भाषा का प्रयोग कर लिया, यूज शब्द किसका, इंग्लिश भाषा का, तो ये कोड मिक्सिंग हो गया कि मैंने दो लैंग्वेज को मिक्स कर दिया, या कोई फ्रेज या कोई सेंटेंस यूज कर लिया हद से हद। लेकिन जब मैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चली गई, या पूरी शैली ही बदल दी, मैंने स्टाइल ही चेंज कर दिया, कि मैं पहले फॉर्मली बात कर रही थी और अब इनफॉर्मली करने लग गई, तो ये कोड स्विचिंग में आ जाएगा, क्योंकि पूरा स्टाइल चेंज हुआ है। कोड मिक्सिंग तब होगी जब आपने वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंस को बीच में ऐड कर लिया किसी और भाषा के या स्टाइल के। लेकिन कोड परिवर्तन है जब आप औपचारिक रूप से बात चल रही थी, अब आप अनौपचारिक स्थिति में चले गए, यानी पूरा स्विच ही कर लिया आपने, मिक्स नहीं किया इसमें, बीच में स्विच ही कर लिया, वे ही बदल लिया, अपना रास्ता ही बदल लिया। बोलियां, सामाजिक भाषा विज्ञान, ये सब तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इस बारे में सवाल है। बद्धताएं या लिंग रूढ़िवादिताएं। रूढ़िबद्धता किसको कहते हैं हम, रूढ़िवादी किसको कहेंगे हम, जो जमानों से जो चीज चली आ रही, बाबा आदम के जमाने से, यही कहा जाता है ना नॉर्मल भाषा में, उसी चीज को मानते जा रहे हैं। साइंस कुछ और कह रहा है, लॉजिक कुछ और कह रहा है, समाज बदल गया, दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, ये वहीं के वहीं है, लकीर के फकीर बोलते हैं ना जिनको, कि मतलब इनमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा। तो जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी स्टीरियोटाइप मतलब जो परिवर्तन समय के साथ जिसमें हुआ ही नहीं है, बस जो चीज चली आ रही है, जिसमें कोई लॉजिक हो नहीं हो, बस मानते आ रहे हैं। ठीक, तो स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि भैया लड़के रोते नहीं है, ठीक, लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। हम देख रहे हैं अभी एयरफोर्स पायलट तक बन रही हैं, लड़ाकू विमान में जा रही हैं महिलाएं। अगर हम बात करें, आपके इतने सारे एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, जब आप ईवीएस पढ़ते हैं, है ना, वहीदा प्रिज्म से लेकर के सुनीता विलियम्स तक के कैसे एस्ट्रोनॉट बन रही हैं फीमेल्स। अभी हम कितने सारे एग्जांपल्स हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर के हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप वो है कि भाई फलाना काम लड़कियों को करना चाहिए और फलाना काम लड़कों को करना चाहिए, काम बांट दिया आपने। क्यों? क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो जेंडर के आधार पर काम नहीं बांटने। स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स। जेंडर टिपिकल रोल को अगर आप प्रमोट करेंगे, भैया लड़कियों को घर में रहना चाहिए, किचन में, उनको नौकरी पे नहीं जाना चाहिए, तो इससे तो और खराब होने वाली हैं चीजें। लॉजिक कुछ है नहीं, बस बातें देनी है, ठीक। तो प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, गड़बड़ हो जाएगी, इससे तो और प्रमोट होगा, स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, इससे तो कम थोड़ी होगा। हमें तो इसको कम करना है, क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है। अभी बताऊंगी कैसे नहीं है सेंस। प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हिच काउंटर स्टीरियोटाइप्स। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो काउंटर करते हैं उस रूढ़िबद्धता को। अच्छा, आप कह रहे हैं अच्छा लड़का लड़की ये नहीं है, वो नहीं है, इनको काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, तो आप उसका लॉजिक देंगे या उस तरह के एग्जांपल्स प्रस्तुत करेंगे उस क्षेत्र में जहां लड़कियों ने भी काम किया है, तो आपको पता लगेगा यार ये तो नॉर्मल चीज है। तो ये ठीक कैसे होगा? डिस्कशन से होगा, चर्चा से होगा। दूसरा, हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐसे प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि जहां से बच्चे ये सीख पाए कि भैया दोनों जेंडर्स कुछ भी कर सकते हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो उनको जेंडर में जबरदस्ती बांटने की कोशिश नहीं करनी बहुत ज्यादा। तो इसमें एक उदाहरण ये हो सकता है कि भैया एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स, एक बच्चा है जो ये सोचता है कि उसने बुक में कोई एग्जांपल देखा कि जिसमें कोई काम पे जा रही है महिला, अब उसने अपनी माताजी को, अपनी दादी को, अपने आसपास की महिलाओं को, बुआ को कभी काम पे जाते हुए देखा नहीं है। उसको तो ये पता है भाई खाना तो महिलाएं बनाती हैं, काम पे तो पुरुष जाते हैं घर से। अब दूसरा बच्चा अगर क्लास में होगा जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, जब उसकी लाइफ से रियल लाइफ एग्जांपल जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है, वो कहेगा नहीं मेरे यहाँ तो दोनों जाते हैं। तो ये क्या हुआ? स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िबद्धता बनी हुई थी कि नहीं सिर्फ महिलाएं घर पे रहती हैं, पुरुष काम करने जाते हैं, ये ब्रेक होगा ऐसे एग्जांपल्स से, रियल लाइफ एग्जांपल्स से। तो यही है स्टीरियोटाइप को खत्म करने का एक तरीका कि इस पे चर्चा हो, डिस्कशंस हो और रियल लाइफ एग्जांपल्स या नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में हम पुट करें। स्टीरियोटिपिकल जो रोल्स हैं उनको चैलेंज किया जाए। ये सारे वर्ड्स पेपर में मिलते हैं, ऐसा नहीं मैं बस ऐसे ज्ञान की बातें कर रही हूं।
प्रैक्टिस सेम जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अगर सेम ही प्रैक्टिस चलती रहेगी जो चला आ रहा है पहले से कि मम्मी है तो खाना बनाएंगे, पिताजी हैं तो बाहर जाएंगे, तो ये क्या है, इससे स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर इश्यूज इन दी क्लासरूम। लोग इससे बचते हैं जेंडर डिस्कशंस, इन मुद्दों पे बात करने से, क्योंकि कोई तर्क नहीं होता और मान्यताएं हर्ट हो जाती हैं लोगों की। ठीक, तो ये अवॉइड करने से भी कोई स्टीरियोटाइपिंग का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अब इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देती हूं। उत्तर क्या सही है? बी, प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब ये एक तरीका है, रियल लाइफ एग्जांपल कह लो आप इसको, या हम कह सकते हैं कि नॉन स्टीरियोटिपिकल, ऐसे रोल्स में दिखाना महिलाओं को जो रूढ़िबद्ध नहीं है, जो स्टीरियोटिपिकल जो थॉट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो नॉन स्टीरियोटिपिकल क्या है कि बच्चा है, लड़का है, बॉय, जो क्या कर रहा है, गुड़िया से खेल रहा है ना? नहीं तो ये कहा जाता है ना, गुड़िया गुड्डों से कौन खेल रहा है, लड़कियां ही खेलती हैं। अब जब ऐसा बना ही दिया गया तो ऑब्वियसली फिर लड़कियां ही खेलेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, यहां एक ट्रक है या कार है जिससे लड़की खेल रही है कोई गेम। अब इस तरह की चीजें जब हम किताबों में दिखाएंगे, टीवी में दिखाएंगे, मूवीज में दिखाएंगे, तब तो जाकर के परिवर्तन आएगा कि कोई भी काम कर सकता है। लड़कों को कुकिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, शेफ हो सकते हैं बहुत अच्छे, लड़कियों को एडवेंचर स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, वो अच्छी पहलवान हो सकती हैं, है ना? क्लियर है? क्लियर है जी? चलिए, तो ये नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में डालना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रेजेंट करने हैं जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेंगे। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ, क्लास डेली होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। कल संडे को हम थोड़ी चर्चा करेंगे, संडे वार्ता करेंगे, और जो आपका बिहार का 7th फेज का सिलेबस आया है उसको डिस्कस करेंगे। नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स ये भी हो सकते हैं कि आप इस तरह के एग्जांपल्स किताबों में भी प्रेजेंट करें जिसमें लड़के और लड़कियां साथ खेल रहे हैं फुटबॉल, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे, क्योंकि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन और है जो हर बार आता है, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा इस बार भी। जेंडर और सेक्स दो चीजें हैं, हिंदी में दोनों को लिंग ही कहेंगे, ठीक है ना, या हिंदी में जेंडर ही लिख देगा अगर, अब तो ये होने लग गया है, तो इसको हिंदी में लिंग ही कहते हैं दोनों को। आपको इंग्लिश वाली साइड झांक करके देख लेना पेपर में। जेंडर क्या है? एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है बहुत पुराने समय से। सोशल कंस्ट्रक्ट सामाजिक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, जबकि सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल संरचना है। क्या है? बायोलॉजिकल संरचना है, जैविक संरचना है। इस पे चर्चा जब एक अलग से ये टॉपिक आएगा ही ऑफ कोर्स तब करेंगे, वैसे बहुत चर्चा आज के लिए हो चुकी है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब जैविक संरचना। तो अगर सेक्स लिखा है तो ये जैविक, कि भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है, या वॉट जो भी चीज में आप बिलीव करते हैं, बायोलॉजी ने हमें अलग अलग बनाया है कि फीमेल्स की बॉडी अलग होती है, मेल्स की अलग होती है, अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक, ये हमें बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में मिला है सेक्स। जबकि जेंडर अगर हम देखें तो ये समाज ने बना दिया कि भैया झाड़ू महिलाएं लगाएंगी, पुरुष ये करेंगे, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर। जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकल संरचना है, बायोलॉजिकल एंटिटी है अगर मैं कहूं तो। क्लियर है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, मजाक से हटके। जो लोग मानते हो नहीं मानते हो, वैसे जो नहीं मानते उनको ठीक करनी चाहिए अपनी सोच समय के साथ, है ना? और मानते हैं या नहीं मानते हैं, यही सत्य है। 1 नंबर अगर चाहिए तो ऐसे ही करके आना है पेपर में। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सोच को ही बदल लें, ठीक इंसान ही बन जाए, बजाय कि सिर्फ रटने के या सही उत्तर याद रखने के, है ना? देखिएगा, रियल और रील में ज्यादा अंतर ना रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में, यानी जहां मल्टीपल संस्कृति के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। एक बच्चा है जो बंगाल से है, एक बच्चा है जो पंजाब से है, एक बच्चा है जो हरियाणा से है, एक बच्चा है जो राजस्थान से है, दूसरा बच्चा है जो यूपी से है। तो ये क्या हो गई? मल्टीकल्चरल क्लासरूम हो गई, जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं। तो एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक बात सही होगी, बताइएगा? प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप ओनली, यानी जो प्रबल समूह है, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और वहां कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है या समुदाय है जिसका प्रभुत्व है, तो आप सिर्फ उसी का ध्यान रखेंगे? नहीं, एज अ टीचर आपको हर बच्चे को यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हमारी वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हो। हम कहते हैं विभिन्नता में एकता की बात होती है हमारे देश में। ठीक, तो ऐसा नहीं सिर्फ डोमिनेंट कल्चर को ही हम फोकस करें एज अ टीचर। प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स ओनली, यानी केवल सुविधा वंचित या वंचित समूह वर्ग के बच्चों के लिए ही आप काम करेंगे। कि जो कोई मान लीजिए इस तरह के ट्राइबल कम्युनिटीज से है, या
हाशिए पे है किसी भी वजह से, समाज ने उसको अलग अलग थलग कर दिया है, गरीब है, मतलब किसी भी सेंस में वो वंचित है, तो सिर्फ उनका ही ध्यान रखेंगे? नहीं, ओनली वाले ऑप्शंस तो वैसे ही खतरनाक होते हैं। ठीक भाई, आपको तो सबको लेके चलना है साथ में एज अ टीचर। भाई टीचर की ऐसा देखा जाए तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर कॉल्ड नेशन बिल्डर्स। तो ये बातें आइडियलिस्टिक लगती हैं हमें कई बार, बट ये ऐसी जॉब है टीचिंग जिसको आप जितना आसान चाहे बना लीजिए, जितना बोरिंग चाहे बना लीजिए, और जितना इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कैसे टीचर बनना चाहते हैं। सी ऑप्शन है नेगेटिवली प्रेजेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, यानी जो डोमिनेंट ग्रुप है उनको नेगेटिव कहते रहेंगे। भाई आपका काम नेगेटिव या पॉजिटिव कहना नहीं है, आपका काम धर्म की राजनीति करना नहीं है एज अ टीचर। ठीक। डी ऑप्शन है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंसेस, यानी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। भाई आप अभी कितने 11,000 लोग अभी भी हैं रात को 11:15 भी, तो अब 11,000 लोगों की अगर हम बात करें एक साथ बिठा दें, या 11 लोगों को भी एक साथ बिठा दें, आप अपने घर में भी देखेंगे आपके भाई बहन माता पिता सबको सेम चीज पसंद है। कुछ चीजें सेम पसंद होंगी, ज्यादातर चीजें अलग भी होंगी आप में। किसी को थोड़ा रात में पढ़ना पसंद होगा, कोई थोड़ा सा सुबह जल्दी पढ़ना पसंद करता है, किसी और को किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को पीला पसंद होगा, वॉटएवर, किसी को कोई गाना पसंद है, किसी को कोई शो पसंद है। तो ये क्या हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि हमारे इंटेलिजेंस, हमारे एप्टीट्यूड, हमारे एटीट्यूड, मतलब हम अपनी रुचियों में, हम दिखने में, जैसे 5 उंगलियां कहा जाता है ना, बहुत ही बेसिक कहावत है कि भैया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती बट इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी कि बिना अंगूठे काम चल जाएगा, एक उंगली निकाल दें चल जाएगा काम। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऐसे ही हैं कि भिन्नताएं हैं हम में सब में, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर आपको महत्व देना है। तो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आपको उनके सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को, जिस समाज से, जिस संस्कृति से वो आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करके जोड़ना है। उस तरह के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं आप, कनेक्ट करना है, बेसिकली सबको साथ लेके चलना है। यही इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जहां आप ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बढ़ेंगे आगे, 15 क्वेश्चन और हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे अब। अगर हम बात करें व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्किल और लेसन ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इट रेफर्स टू, यानी जब आकलन जो है वो बच्चों की समझ के आधार पे होगा या उनकी समझ को देखने के लिए होगा कि कितना उन्होंने समझा है, और कब हो रहा है, ड्यूरिंग द लेसन, जब लेसन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, तभी आप आकलन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जांच रहे हैं बच्चे को। तो ये कौन से प्रकार का आकलन कहलाएगा? ड्यूरिंग, यानी दौरान लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, अगर ड्यूरिंग चल रहा हो तो क्या कहलाएगा? तो अगर ड्यूरिंग वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप कितने परसेंट लोग, 59% लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि भैया असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। ये तो है ना, सीखने के लिए आकलन, क्योंकि लर्निंग अभी चल रही है, उसी दौरान आप आकलन भी कर रहे हैं। ऑफ लर्निंग होता है आफ्टर लर्निंग, ये ड्यूरिंग नहीं होगा, आफ्टर होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन को हम फोकस नहीं करते, हम कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन को फोकस करते हैं, जिसको CCE कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर ही आते हैं सारे। समेटिव इवेल्युएशन का हिस्सा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जबकि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का हिस्सा होता है FA, जिसको हम कहते हैं, आपके FA एग्जाम्स होते हैं ना, क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और एज लर्निंग जब बच्चा खुद का ही आकलन करे, सेल्फ असेसमेंट, खुद को ही आप नंबर दे रहे हो कि भाई मुझे कितना आता है आज देखते हैं। तो आपने, ऐसा नहीं होता कि खुद से ही आपने एक आंसर लिखा, खुद ही चेक किया कितने नंबर देंगे खुद को आउट ऑफ 10। तो ये सेल्फ असेसमेंट है। जब असेसमेंट एज लर्निंग लिखा हो, इसके बारे में बाकी चर्चा हम आने वाले सेशंस में करेंगे, जब टॉपिक वाइज उठाएंगे। अब थोड़ी चर्चा कम करके क्वेश्चंस को फोकस कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग देयर पोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन देयर एबिलिटीज इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश क्लासरूम, यानी सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्राप्त करना। अब कई लोगों की समस्या ये रहेगी, आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी, कई लोगों के कमेंट ये आने शुरू हो जाएंगे, जब आप कराते हो क्वेश्चन, जब आप पढ़ते हो तो सही हो जाता है, जब हम खुद से करते हैं घर पे बैठ के तो गलत हो जाता है। उसका रीजन है, मैं पढ़ती जैसे हूं उसमें कॉम्प्रिहेंशन शामिल है, वो एक्सपीरियंस भी शामिल है साथ में। तो आप पढ़ के समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी कुछ दिन आपको लगेंगे मेरे साथ, उससे फिर आपका दिमाग जो है साथ में चलने लग जाएगा कि आप भी उसी तरह से पढ़ के समझने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि वो एक वे है जहां से हम पढ़ के कैसे समझ पा रहे हैं। तो पढ़ के समझने में दिक्कत होती है कई लोगों को, इसलिए वो गलत आंसर कर देते हैं जब खुद से कर रहे होते हैं, या फिर प्रैक्टिस की कमी होती है। 2 ही चीजें हैं बस, तीसरा कुछ नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान कराना
कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कैसी कक्षा है ये? यानी अंतर है सब में, लेकिन हम संभाव्य गुण यानी जो उनमें पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल करके ला रहे हैं हर बच्चे के। तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा? ये इंटीग्रेटेड का होगा। इंटीग्रेटेड में सबके पोटेंशियल पे फोकस ना करके बस उनको इंक्लूड करने की बात होती है। इससे बेटर क्या है? इंक्लूसिव। ये क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? समावेशी शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होगी। हर प्रकार का बच्चा, चाहे कोई गिफ्टेड बच्चा है यानी जिसमें बहुत तेज दिमाग है, कोई बच्चा है जो बहुत धीरे सीखता है, कोई बच्चा है जिसको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई बच्चा है जो कोई और भाषा बोलता है, यानी हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करके उसके पोटेंशियल जो वो अच्छा कर सकता है उस तरफ लेकर के जाना इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी इक्विटी बेस्ड एजुकेशन। इक्विटी मतलब समता। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। एक होती है इक्वालिटी, दूसरी होती है इक्विटी। इक्वालिटी से बेटर है इक्विटी कि आप नीड को समझ करके तब ट्रीटमेंट दें। हमेशा ये नहीं होता कि इक्वालिटी, आप एक लड़का है जो मतलब आपको दिख रहा है हेल्दी और एक फीमेल है जो आपको पता है कि बायोलॉजिकली ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंथ का थोड़ा अंतर हो, तो आप ये कहें दोनों को 50-50 किलो वेट ही लेकर के जाना है, ये क्या हुआ? ये बेवकूफी है। इक्वालिटी तो हुई लेकिन इसमें इक्विटी नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन पे हो सकते हैं, व्हाटएवर द रीजन इज, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फीमेल कमजोर है। तो ये क्या हुआ? इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। आप ओलंपिक में भी देखते हैं या मतलब गेम्स भी, स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, अगर कोई जिसको शॉर्ट पुट हम गोला फेंक बोल रहे हैं या डिस्कस थ्रो है, तो इन सबका भी वेट डिफरेंट होता है। वो क्यों है डिफरेंट मेल और फीमेल के लिए? इक्विटी बेस्ड, उनकी बायोलॉजिकल जो संरचना है वो डिफरेंट है, इसलिए इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं वहां पे। हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, चाहे कास्ट में दे रहे हो, चाहे हम बस में फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो, मेट्रो में दे रहे हो, ट्रेन में दे रहे हो। रीजन क्या है? इक्विटी यानी समता। स्पेशल एजुकेशन नहीं, स्पेशल एजुकेशन होता है बस एक तरह के बच्चों को अलग ले गए, जिनको दिखता नहीं है उनको एक स्कूल में, जिनको सुनता नहीं है उनको एक स्कूल में। नॉन प्रोग्रेसिव नहीं बनना, प्रोग्रेसिव बनना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटी बेस्ड। इक्विटी वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इक्वालिटी पे बेस्ड है कि इक्विटी पे। तो आपको कहना है इक्विटी पे बेस्ड है। नीड्स को ध्यान में रख करके चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है जी बात, या कोई दिक्कत है? मैम ब्लू है, पानी पानी है, क्या कह रहे हो? ब्लू कलर, मजाक कर रहे हो यार। की शर्ट आपके पापा की दी आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ सही कह रहे हो। और बताओ कुछ है? नई शर्ट पहने हैं और आप यहां मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। चलिए आइए, चलिए खैर ये सब बातें होती रहेंगी। स्पीड हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये टॉपिक अभी मुझे डिटेल में आपको जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी तब भी कराने में ये बात भूल गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की जब हम बात करते हैं, टू केटर टू चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, यानी वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं उनको केटर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे? फटाफट से ऑप्शन करेंगे, मतलब ऑप्शन क्लिक करेंगे पोल में। 30 सेकंड का समय है, निपटा देंगे क्वेश्चन। गिव देम अ लॉट ऑफ रिटन वर्क। रिटन वर्क से क्या होगा? रट्टा हो जाएगा इससे। तो फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन। सबसे पहले आपको यही करना होता है, कारण जानना होता है, बच्चे के संदर्भ के बारे में जानना होता है, फिर उसे क्या पसंद है, किस चीज में वो अच्छा कर सकता है, वो काम उसको देना होता है। यही बेस्ट है, चाहे वंचित समूह का बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक, मेक देम सिट सेपरेटली। बच्चों को अलग थलग कभी नहीं बिठाना है कि तुम लड़की हो तुम वहां बैठो, ऐसा होता है स्कूल्स में हालांकि, और तुम ये करो तुम वो करो, अच्छा तुम इस जाति के बच्चे हो पीछे बैठो, तुम तो मुझे पसंद नहीं हो, व्हाटएवर, इस तरह की चीजें नहीं करनी है। इग्नोर देम, भैया इग्नोर कर देंगे तो फिर सॉल्यूशन कहां से लाएंगे? वो पहले ही वंचित समूह से हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। ठीक, तो आंसर होगा बी। संदर्भ में चीजों को समझना है और फिर लेकर के चलना है चीजों को आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following learning disability impacts an individual's ability of balance, manual dexterity and hand eye coordination? अब ये एक लाइन में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता था, बट इनको लेने थे आपके मजे सीबीएसई को, क्योंकि आपको आदत हो गई है सेम क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा बताते हैं तुमको, और क्वेश्चन को 4 लाइन का बना दिया जो कि सिंपल एक लाइन में आया करता था। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कोई एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो इंपैक्ट करती है किसको? व्यक्ति के संतुलन को, बैलेंस बनाने को। कि आप साइकिल चला रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अपने शरीर को ही ठीक से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मैनुअल डेक्सटेरिटी, यानी जिस चीज में आपको निपुणता लगेगी या कोई भी काम जिसमें आपको मैनुअली फाइन मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, डेक्सटेरिटी में यही होता है, तो वो भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन, ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। कब आती है? डिसलेक्सिया में तो सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है,
हद से हद लिखने से रिलेटेड हो जाएगी, अगर पढ़ने से है तो फिर लिखने में भी होगी। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, मैथ्स रिलेटेड है ये, कि बच्चा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी उसको। डिस्फेजिया में लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित समस्या होती है, कि भाषा को समझ पाने में दिक्कत होती है ऐसे बच्चे को, और बोलने में भी हो सकती है। लेकिन यहां बात हो रही है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपकी मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, आपको लिखने में भी दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से, साइकिल चलाने में दिक्कत हो सकती है, बेल्ट लगाने में दिक्कत हो सकती है, शू लेसेस बांधने में दिक्कत हो सकती है, टाई लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या है? डिस्प्रैक्सिया है, मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम। जब आपके जो गत्यात्मक कौशल हैं, जिनसे दौड़ना, भागना, चलना फिरना, इन सब में जब समस्या आती है, या आप अपने जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है इनको ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये डिस्प्रैक्सिया में आता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसके बाद अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे। विच आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म आर लाइकली टू हैव, यानी ऑटिस्टिक बच्चे में कौन सी समस्याओं का सामना ऑटिस्टिक बच्चे को करना पड़ सकता है, ये पूछा है। बताइएगा एक बार फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, फ्री मिलेगा पीडीएफ एकदम, किसी को भी 2 पैसे नहीं दे देना है आपको इस पीडीएफ के नाम पे। और बैचेस में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो करियर से ही आप एनरोल होंगे, कहीं और टेढ़ी मेढ़ी जगह से नहीं हो जाना है कि किसी ने आपको 200 रुपए का बैच दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया, है ना, तो वो चलेंगे नहीं बैचेस। फिर बाद में आप मेल करेंगे, परेशान होंगे, और मुझे भी दुख होता है, चाहे आप ये कह सकते हैं कि मैं कहने के लिए कह रही हूँ, बट होता है ना। बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलें आगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चा जिसको ऑटिज्म है, जिसको हम स्वालीनता कह देते हैं हिंदी में, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज बिल्कुल होती हैं, कि बच्चे को अपनी बात कहने में, संप्रेषण में कठिनाई होती है। हाई अर्ज टू इंटरेक्ट विद ऑल, नहीं, ये आइसोलेशन में या बहुत ज्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं करता। वेरी लो आईक्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चा है तो आईक्यू कम होगा उसका। एडवांस्ड सोशल स्किल्स, नहीं, सोशल स्किल्स पुअर होती हैं इनकी, बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, रेपिटेशन बहुत होता है बातों में, एक बात को 4 बार रिपीट करते हैं, तो संप्रेषण में कठिनाई होती है इनको, कम्युनिकेशन के साथ इनको प्रॉब्लम होती है। और सोशली ज्यादा ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करते हैं, यानी स्टीरियोटिपिकल मतलब बार बार रिपीट करने वाला, रेपिटेटिव बिहेवियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है प्रीवियसली किसी तो एग्जाम में, सीटेट में नहीं, बट भाषा तो चेंज की जा सकती है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा, कुछ नया सोचे, जो कुछ डिफरेंट सोचे, कुछ अलग लीग से हटके। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा बहुत होती है, जिज्ञासा होगी तभी तो कुछ नया सोच पाओगे। जिसमें जिज्ञासा ही नहीं है, जो दुनिया को देखता भी है तो देखता है अरे यार क्या है, बहुत बेकार दुनिया है ना, वो क्यूरियोसिटी खत्म है उसके जीवन से। तो जो क्यूरियस ही नहीं है वो नया क्यों करेगा कुछ, वो तो खाएगा पिएगा, ईट स्लीप रिपीट। ठीक। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी सोच, सिकुड़ती हुई सोच, दिशाओं में सोचना ही नहीं है, तो ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन मार्क था ये, मैंने कहा नहीं है कि जुड़ा हुआ है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उच्च स्तरीय समस्याओं का समाधान निकाल देगा ऐसा बच्चा। नोवल इनोवेटिव आइडियाज, नवाचारी अनूठे आइडियाज, कुछ डिफरेंट आइडियाज। देखिए ये भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है कि बहुत क्यूरियस होगा बच्चा। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व कर पाएगा तभी तो नए नए तरीके ढूंढेगा। नोवल इनोवेटिव आइडियाज होंगे, कुछ नवाचार उसके अंदर होगा। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसकी है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कन्वर्जेंट का जस्ट ऑपोजिट होती है, ये दोनों को दिया था जॉय पॉल गिलफर्ड ने, जेपी गिलफर्ड ने, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को। डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा जाता है क्रिएटिविटी के साथ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ, लेटरल थिंकिंग के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, ये सारी चीजें क्रिएटिविटी